कभी कभी की जिद इतनी भारी पड़ जाती है कि इंसान सोच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार कर तो कर क्या रहा है। आज का कुछ ऐसा ही हुआ है जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक शादी समारोह चल रहा था। जब वहाँ पर शादी समारोह चल रहा था, वहाँ पर एक लड़का होता है। वो लड़का जब एक लड़की को देखता है तो पहली नज़र में उसे दिल दे बैठता है। जब वो लड़का होता है मेरठ का होता है, वो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा, मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उस लड़के की वो दरअसल सगे मामा की लड़की होती है। वो अपने माँ बाप से रट लगाकर बैठ जाता है कि मम्मी पापा, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। जब उसके माँ बाप ये शादी की बात सुनते हैं तो उसके माँ बाप जो होते हैं शादी की बात उस लड़की के घर वालों तक पहुँचाते हैं। जब उस लड़की के घर वालों तक पहुँचाते हैं तो उस लड़की को जब इस बात का पता चलता है तो वो लड़की साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है और मैं उसके जैसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहूँगी। वे मामा फूफी के लड़का होते हैं, मतलब कि बच्चे होते हैं, वे शादी का जो लड़की वाली होती है, लड़की होती है यानी कि वो ना कर देती है और कहती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी और ना ही मैं उससे शादी करूँगी। लेकिन तो लड़का जो होता है वो रट लगा कर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे उससे ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे लड़की के जो घर वाले होते हैं उनसे मनाते हैं, मनाने के बाद तो लड़की मान भी जाती है। मान जाने के बाद लड़की के जो घर वाले होते हैं मेरे सूखदास होते हैं और ये इधर इसके जो लड़के के घर वाले होते हैं ये भी सही होते हैं। वे बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते हैं, जिस लड़के को पसंद आई थी उसके ही साथ कर देते हैं। अब जैसे शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद जैसे सुहाग रात का टाइम आता है तो तभी वो बातचीत करने लगता है उससे। बातचीत करते करते वो कहता है कि तुम्हारे पापा ने इस शादी में कितने रुपए लगाए होंगे। पहले तो वह कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो बार बार पूछता है। जब उसके बार बार पूछने पर लड़की जो होती है वो बताती है कि मेरे पापा ने शादी में 25 लाख रुपए लगाए हैं। तो लड़का जो होता है वो कहता है कि ठीक है, ये 25 लाख रुपए तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगे और तुम यहाँ से चली जाना। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। तुमने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया था, तुमने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन मुझे जिद हो जाती है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। देख लो, मैंने कर भी ली तुमसे शादी और कल सुबह तुम अपने पैसे लेकर चली जाना, मैं इंतजाम कर दूंगा और कल से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यहाँ पर ये लड़का इस लड़की की बस एक जिद के कारण अब ज़िंदगी ख़राब कर देता है। लेकिन आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक जिद के कारण मियाँ बीवी जो होते हैं अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं, अलग हो जाने के बाद उन्हें एक एहसास होता है, जो एहसास शायद उन्हें ज़्यादा लेट हुआ था, यानी कि एहसास जो होता है 10 साल बाद होता है। उन 10 सालों में क्या क्या बदल जाता है ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। और क्यों वे मियाँ बीवी एक जिद के कारण अलग होते हैं ये भी जानते हैं आगे चले। तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर। मैं बात कर रही हूँ यहीं की, जहाँ पर 2 या 3 जून को एक शादी समारोह होता है, रात का शादी समारोह होता है। वहाँ पर एक महिला होती है जिसकी उम्र 42 साल होती है और नाम उमा होता है। उमा जो होती है वो खाना खा रही थी। जब खाना खा रही थी तो जब खाना खाते खाते उसकी निगाह जो होती है एक व्यक्ति पर जाती है। जब उस व्यक्ति को देखने की कोशिश करती है तो उस व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो साफ से नहीं देख पाती है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति को लगातार देखती रहती है तो उसका चेहरा चमकता है। तो उस चेहरे को चमक ऐसी होती है कि उससे नजर हटा ही नहीं पाती है, वो सिर्फ उसे ही देखती रहती है। जब उसे ही देखती रहती है तो 3-4 मिनट हो जाते हैं उसे देखते देखते। तभी वो व्यक्ति जो होता है आगे उसकी भी नज़र उस पर पड़ती है और वो भी व्यक्ति उसे देखो चला जाता है। जब देखे चला जाता है तो इधर उमा की आंखों से आंसू आ रहे थे, उधर उस व्यक्ति की आंखों से भी आंसू आ रहे थे। उमा की जो माँ होती है वो उसके पास आती है। पास आने के बाद कहती है कि बेटा क्या बात हो गई, तुम क्यों रो रही हो। वो अपनी बेटी से बार बार पूछती है, लेकिन वो ना ही तो कोई जवाब दे रही थी, ना ही वो कुछ कह पा रही थी। तभी इसकी माँ की जो नज़र होती है फिर सामने खड़े व्यक्ति पर जाती है। जब सामने खड़े व्यक्ति पर नज़र जाती है तो उसकी माँ भी जो होती है वो भी सिसकारियाँ भरकर रोने लगती हैं। अब जब ये दोनों माँ बेटी रो रही थी, उधर व्यक्ति होता है सामने खड़ा हो, वो भी रो रहा था। तभी जहाँ वहाँ शादी समारोह चल रहा था वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है उन लोगों के साथ। इन्हें लगभग 1 घंटा गुजर जाता है ऐसी। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई, ये दोनों क्यों रो रहे हैं। उन्हें एक कुर्सी लाई जाती है दोनों के लिए, और कुर्सी लाकर उन्हें दी जाती है। दी जाने के बाद उन्हें एक पानी का गिलास दिया जाता है और कहते हैं कि पी लीजिए, ये तुम क्यों रो रहे हो। ये जानने की कोशिश कर रहे थे वे लोग जो वहाँ पर रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन इसके माँ बाप को तो पहले से ही पता था कि हमारी बच्ची के साथ क्या हुआ है। अब जैसे ये दोनों जो होते हैं ना ही तो कुछ कहते हैं, ना ही कुछ बोलने की परिस्थिति में होते हैं, ना ही कुछ जवाब दे पाते हैं, ना ही ये बात कर पाते हैं एक दूसरे से। इनसे कहा जाता है कि तुम दोनों एक दूसरे से आराम से बात कर लो, इत्मीनान से बैठ के बात कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात नहीं करते हैं,
लेकिन हाँ, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान कर देने के बाद ये दोनों जो होते हैं उस पर बात करते हैं। दरअसल ये कहानी जो स्टार्ट होती है सन 2004 को होती है। सन 2004 में उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर, रामपुर का एक थाना लगता है आजिम नगर, और यहीं का एक गांव लगता है इमरदा। दरअसल यहाँ पर रहने वाला आसिफ अली की शादी एक लड़की से होती है जिसका नाम उमा होता है। उमा से जब उसकी शादी होती है, शादी सन 2004 में होती है। शादी होने के बाद उमा जो होती है एक शहर की रहने वाली होती है, और जो आसिफ अली होता है ये गांव का रहने वाला होता है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद उमा जो होती है वो एडजस्ट नहीं कर पाती गांव में, क्योंकि वो शहर की पली बड़ी बड़ी लड़की थी, वो इसलिए गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। कभी उसे कोई सुनाता था तो कभी उसे कोई सुनाता था। इधर लड़के को भी सुनाया करते थे, इसके घर वाले कहते थे कि तुम कैसी लड़की लेकर आए हो, तुम पर एक अच्छी सी लड़की भी नहीं लाई गई हमारे लिए, और ये कैसा काम करती है कैसा नहीं काम करती है, उसे सारे ताने दिए जा रहे थे। अब ऐसे ही एडजस्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो एडजस्ट नहीं हो पाती तभी वो कहती है कि क्या आसिफ, मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, लेकिन आपको पता है कि मैं एक शहर में पली बड़ी हूँ, तो इसलिए मैं गांव में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर निभा भी रही हूँ, लेकिन तुम फिर भी मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगाते हो, तुम फिर भी मेरे ऊपर काम का टॉर्चर बनाए रखते हो, ऐसा क्यों है। तो आसिफ अली जो होता है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। कुछ वक्त बीत जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाने के बाद भी जब सब कुछ सही नहीं होता है, कई साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाने के बाद फिर इन्हें 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में 3 लड़कियां होती है, एक लड़का होता है। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। साल 2012 में जो आसिफ होता है और ये उमा होती है, इन दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि तुम ऐसे करती हो, तुम ऐसे करती हो, क्योंकि उमा जो होती है अभी तक भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, वो अभी तक भी यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए जो आसिफ होता है इसे बार बार कहा करता था कि तुम ये क्या कर रही हो। इनमें लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे बात नहीं करते, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो इनकी नौबत जो आ जाती है वो तलाक पर आ जाती है। तलाक पर आकर उम्मत कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, और ना ही हम दोनों एक दूसरे के साथ अब रह पाएंगे, हमारी दोनों की जोड़ी शायद रब ने बनाई नहीं है। जब ये सारी बातें आसिफ अली कहता है और ये दर्द उमा भी जो होती है वो भी कहती है ठीक है। उमा जो होती है अपने घर आ जाती है। घर आ जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा से कहती है कि मम्मी पापा मुझे भी उसके साथ नहीं रहना, और आसिफ अली को भी मेरे साथ नहीं रहना। ये दोनों जो होते हैं खुद फैसला करते हैं और खुद कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब इधर इनके 4 बच्चे थे, 4 बच्चों में से इन्हें सोचना था कि ये कौन सा बच्चा दें, क्योंकि कोर्ट तक केस जाता है, इन दोनों में तलाक की नौबत आ जाती है। तभी इनमें 4 बच्चों में से 2 लड़की और एक लड़का जो होते हैं आसिफ अली के पास रहते हैं, और एक लड़की जो होती है उमा के पास रहती है। ये दोनों जो होते हैं ये तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद ऐसे इनके बच्चे बढ़ जाते हैं, और बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के हिस्से में आ जाते हैं। अब समय बीतता चला जाता है। इधर जो ये आसिफ अली होते हैं शादी नहीं करता है, इधर उमा भी जो होती है वो भी शादी नहीं करती है, और ना ही इन दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश की थी, ना ही इन्होंने एक दूसरे को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, ना ही इन दोनों ने ये सोचा था कि वो कैसा है, उसने शादी की होगी नहीं की होगी, कुछ भी नहीं सोचा था। अगर इन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश की होती तो शायद इतने साल ना गुजरते, इतने साल एक माँ को अपने बच्चे से अलग ना होना पड़ता। अब जैसे इन दोनों के भी तलाक हो जाता है, दोनों जो होते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी कि आसिफ अली जो होता है अपने बच्चों के साथ खुश होता है, इधर उमा जो होती है वो भी अपने बच्ची जो उसकी साथ रहती है उसके साथ खुश रहती है, और आराम से दोनों जो होते हैं अब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साल दर साल बीतते चले जाते हैं। जब साल दर साल बीतते चले जाते हैं तब कहीं जाकर ये 12 साल बाद एक शादी समारोह में मिलते हैं। जो शादी समारोह जो होता है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में होता है, यानी कि सन 2024 में मिलते हैं। जब ये शादी समारोह में मिलते हैं तो ये एक दूसरे को जब देखते हैं तो देखने के बाद ये आसिफ अली जो होता है सोचने लगता है कि कितनी कमज़ोर हो गई है, मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। पहले तो इतनी सही थी लेकिन ये अब इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। इधर ये उमा भी जो होती है ये भी सोच रही थी कि ये इतना कैसे बदल गया है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का जब वहाँ पर नंबर लेते हैं, नंबर लेने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं। बात करने के बाद आसिफ अली जो होता है उससे वही बात कहता है कि तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो, तुम दिखने में पहले कितनी बेहद खूबसूरत थी लेकिन अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो। इधर ये उमर जो होती है वो भी कहती है कि तुम भी बूढ़े हो गए हो, लेकिन ये मैसेज करते ही एक पहली बात कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, इन्हें माफ़ी भी मिल जाती है। अब इनकी बातों का जो सिलसिला होता है वो बढ़ जाता है। इधर आसिफ जो होता है वो कहता है कि उमा तुम तो 42 साल की हो गई हो, तो उमा भी जो होती है वो कहती है कि तुम भी 45 साल की हो गई हो,
और हमारे बच्चे अलग अलग हो गए हैं। हमारे बच्चों को ना ही तो मेरी बेटी को एक बाप का सुख मिला है और ना ही वे 3 बच्चों को एक माँ का सुख मिला है। आखिरकार ऐसी क्या गलती की थी हमने, ऐसा क्या निर्णय लिया था जिसमें हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वे दोनों जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें शादी करनी चाहिए। एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, यानी कि एक बार फिर से एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। आसिफ अली जो होता है उस निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद उनके जो बच्चे होते हैं शायद वे अपने माँ बाप को भूल चुके थे, यानी कि इधर की लड़की जो होती है अपने बाप को भूल चुकी थी, उधर वे 3 बच्चे जो होते हैं अपनी माँ को भूल चुके थे। वे क्योंकि 12 साल बाद अपने माँ बाप से मिल रहे थे एकजुट होकर, तो वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वे एडजस्ट करे तो करे कैसे। तभी उनकी माँ जो होती है उन सारे बच्चों को एक साथ प्यार करते हैं और पिता जो होते हैं वे भी अपने बच्चों को पूरा टाइम देते हैं। पूरा टाइम देने के बाद वे सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि वे अभी भेदभाव कर रहे थे कि हमारी माँ है, क्योंकि 12 साल बाद उन्हें उनकी माँ मिली थी। यहाँ पर एक जिद के कारण, किसके कारण होता है, एक जिद के कारण एक व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और एक जिद के कारण एक लड़का जो होता है वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। पहले तो उससे वो शादी करता है, शादी करने के बाद फिर उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी में कितने रुपए लगाए। वो कहती है 25 लाख। तो उसे अगले दिन छोड़ देता है और कहता है कि मुझे जिद थी तुमसे शादी करने की। इधर आसिफ अली जो होता है ये सिर्फ इस जिद के लिए कारण छोड़ देता है कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो गाँव में रह तो रही थी लेकिन गाँव की तरह रह नहीं पा रही थी, इसलिए वो उसे छोड़ने का फैसला ले लेता है। यहाँ पर हमें एक रिश्ते को ऐसे ख़राब कर देते हैं जैसे कि रिश्ते यूं ही बन जाते हैं, बल्कि रिश्ते ऐसे नहीं बनते। रिश्ते जो होते हैं बड़े ही मजबूत हो जाते हैं कई सालों में जाकर, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कई सालों में जाकर भी मजबूत नहीं हो पाते। उनकी डोर जो होती है इतनी कच्ची होती है कि वो टूट जाती है। बल्कि हमें ऐसे अपने रिश्तों को ऐसे नहीं रखना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को ऐसे रखना चाहिए कि उनकी डोर जो है इतनी मजबूत रहे कि ना ही तो कोई तोड़ सके और ना ही हम चाहकर खुद उसे तोड़ सके। दोस्तों यहाँ पर ये घटना आपको कैसी लगी कैसी नहीं, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे ये भी बताइएगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।